Good morning, everyone. So, as you know, after a long time, now your classes are started after unit test 1 and summer vacations. So, as you know, before summer vacations, we have finished chapter 1, electricity. उसका रिवीजन भी हो चुका है आपका, न्यूमेरिकल्स एंड ऑल जो भी टॉपिक्स थे उनकी प्रैक्टिस भी हो चुकी है. तो उसके बाद जो चैप्टर 2 है आपका, इट्स नेम इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ओके, सो वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू दैट लास्ट टाइम जो सिलेबस में जो टॉपिक्स रिलेटेड सिलेबस में थे वो इस बार जो है वो सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, तो नो कंफ्यूजन इज देयर. जो भी बुक्स आपके पास है उनमें जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी चैप्टर्स हैं, वो सभी कुछ आपको पढ़ने हैं. तो आपके फिजिक्स में जो है वो टोटल 5 चैप्टर्स हैं, जिनमें कि अब हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ओके, तो जो सेकेंड चैप्टर है, तो मैंने आपको क्लास में भी एक्सप्लेन किया था कि आपकी जो फिजिक्स है वो 2 ब्रांचेस में डिवाइडेड है, और जो स्टार्टिंग वाली 2 ब्रांचेस हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी है, और इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ही दूसरा फिनोमेना मैग्नेटिज्म स्टडी करना है, और दूसरा जो हाफ पार्ट है आपका वो ऑप्टिक्स से यानी कि लाइट से रिलेटेड है. ओके, तो हमारा जो चैप्टर 1 था वो टोटल इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड था. उसमें जितना भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स थे, फिनोमेना था, वो सब कुछ बताया गया था. अब यहाँ थोड़ा सा मैग्नेटिज्म का भी रोल है, सो दैट्स व्हाई द नेम ऑफ द चैप्टर इज मैग्नेटिक इफेक्ट of electric current. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो सबसे पहले कीप इन योर माइंड कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप वीडियो देखें और जो रिटन वर्क है उसको बाद के लिए छोड़ दें. सारी चीज़ों को कंटिन्यूएशन के साथ में करते रहा करिए कि जब हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो उसी टाइम हमें जो है वो उसको जो हमने वीडियो देखी है, जो भी वर्क हमें बताया गया, उसको साथ साथ रिटन भी करते जाना है. तो जो आपका वर्कलोड है दैट विल बी रिड्यूस्ड. ओके, सो चैप्टर्स नेम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो जो आपका फर्स्ट हेडिंग होगा वो हेडिंग भी सेम होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो अगर बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, तो एज इट इज क्लियर फ्रॉम द हेडिंग कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इससे पहले हेडिंग एक टॉपिक आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आपने बताया था कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अ वायर देन इट प्रोड्यूसेस हीट. किसी भी वायर में अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा हो तो वो वायर हीट प्रोड्यूस करता है, और इसी इफेक्ट को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो उसी तरह से वायर में जब करंट फ्लो होता है तो एक और फिनोमेना साथ में अकर होता है, और वो फिनोमेना होता है मैग्नेटिज्म का. तो ये एक एक्सपेरिमेंट था, और इस एक्सपेरिमेंट को एक साइंटिस्ट थे ऑर्स्टेड, उन्होंने परफॉर्म किया था, और उनसे भी कोइंसिडेंटली परफॉर्म हो गया था. उन्होंने इंटेंशनली इसको नहीं किया था, अचानक से ऐसा हो गया था कि एक वायर जिसमें कि करंट फ्लो हो रही थी, तो उस वायर में ये तो आपको पता है कि जब करंट फ्लो हो रही थी कुछ टाइम के बाद ये गर्म हो जाएगा और हीट प्रोड्यूस करेगा. लेकिन साथ साथ एक और फिनोमेना हुआ कि जिस वायर में करंट फ्लो हो रही थी उसके आसपास अगर मैग्नेट को लाया गया, मैग्नेट जिसमें कि नॉर्थ और साउथ पोल्स होते हैं, यू ऑलरेडी नो. तो जब उसके पास मैग्नेट को लाया गया तो मैग्नेट या तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई और या फिर उससे रिपेल हो गई. तो मैग्नेट अट्रैक्ट कब होती है? जब अपोजिट पोल्स मिलते हैं, यानी कि मैग्नेट का नॉर्थ है और उसके सामने अगर साउथ आ जाता है दूसरे मैग्नेट का, तो अट्रैक्ट हो जाएगा, और नॉर्थ के साथ में नॉर्थ या साउथ के साथ में साउथ आ जाता है तो रिपेल हो जाएगा. तो इसका मतलब कि मैग्नेट है लेकिन दूसरे मैग्नेट की प्रेजेंस नहीं है, फिर भी वो कैसे अट्रैक्ट या रिपेल हो रही है. तो इट मीन्स किसकी प्रेजेंस थी वहां पर? वायर की. तो एक वायर जिसमें कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, दिस इज द वायर. ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने की सपोज दैट डायरेक्शन है. इसके साथ में एक बार मैग्नेट को लाया गया, अब इसका जो भी पोल हो, नॉर्थ हो या साउथ हो, तो ये मैग्नेट इससे अट्रैक्ट हो रही है. जब दूसरी मैग्नेट की प्रेजेंस नहीं है तो इसका मतलब ये जो वायर है यही ऐसा कुछ फिनोमेना शो कर रहा है कि इसके पास मैग्नेटिज्म है. तो ये जो प्रोसेस था दैट आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन. लेकिन इसका मतलब क्या निकला, इसका जो कंक्लूजन था दैट वाज कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अ वायर देन इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म.
तो इसका मतलब वायर में जब करंट फ्लो होती है तो वो हीट के साथ साथ मैग्नेटिज्म भी प्रोड्यूस करता है, और इसी फिनोमिना को कहा गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो यहाँ आपको डायग्राम नहीं बनाना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको चैप्टर्स नेम लिखने के बाद फर्स्ट हेडिंग लिखना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और उसमें फिर आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अ वायर देन इट प्रोड्यूसेस हीट एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये तो आपका फर्स्ट जो है हेडिंग कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं बाकी सारी चीजों की कि ऐसा क्या था, क्या प्रोसेस है कि जो वायर है उसमें मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाता है, या फिर साइंटिस्ट ने कैसा एक्सपेरिमेंट किया था, क्या था। तो दीज ऑल द थिंग्स आर इन योर सिलेबस, ये आपको पढ़ना है। तो जो मैंने अभी आपको बताया कि जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था ऑर्स्टेड। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका इस हेडिंग के बाद में जो नेक्स्ट हेडिंग आएगा दैट विल बी ऑर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट। ये आपके सिलेबस में है, ये आपको नोट डाउन करना है, ऑर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट। ओके, तो ऑर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट में आपको सबसे पहले, क्योंकि उसको पूरा जो है वो ऑर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट को स्टेप वाइज एक्सप्लेन करना है, कंस्ट्रक्शन यानी कि उन्होंने क्या सर्किट उनके पास बना था, क्या कैसे उन्होंने डिजाइन किया था, उसके बाद उसका कंक्लूजन कि उन्होंने क्या एक्टिविटी की और उससे क्या रिजल्ट निकला। तो देखिए सर्किट डायग्राम बहुत बेसिक सर्किट था, वही बैटरी के प्लस माइनस टर्मिनल्स थे और ये वायर जिसके थ्रू जो है वो कनेक्शन हुआ है, बहुत सिंपल। इसमें जो है वो एक साथ में स्विच भी लगा दिया है ये। तो ये सर्किट था, और सर्किट के साथ में एक चीज आपको और नीचे शो करनी है, दैट इज व्हाट, ये है मैग्नेटिक निडल या मैग्नेटिक कंपास का नाम सुना होगा। मैग्नेट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे मैग्नेट का सबसे वेल नोन टाइप है मैग्नेटिक बार, इस तरह की होती है, नॉर्थ और साउथ पोल्स या तो NS लिखा होगा, या फिर कलरफुल होते हैं, एक ब्लू और एक रेड होता है। तो उसी टाइप से मैग्नेटिक बार होती है। एक जो है वो बॉल मैग्नेट भी होती है, बॉल शेप्ड होती है, और एक जो है इस टाइप से मैग्नेटिक निडल होती है। तो मैग्नेटिक निडल जो है, मैग्नेटिक कंपास जो है वो उनके पास था, और वो कहाँ रखा था, जो सर्किट है उसके ठीक नीचे। ओके, अब इसमें कुछ चीजें आपको और दिखानी है, और वो चीजें क्या हैं, तो ये पता होगा आपको एक एक्सिस चार्ट होता है, और वो एक्सिस चार्ट हम कैसे बनाते हैं, तो हमेशा हमारी जो ये वाली साइड है नॉर्थ होती है, और ये वाली जो साइड है ये ईस्ट होती है। जैसे आप जो पढ़कर आए हैं, ओरिजिन सेंटर पे होता है, ये प्लस एक्स एक्सिस, ये प्लस वाई, ये माइनस वाई, ये माइनस एक्स, इसी तरह से ईस्ट और नॉर्थ ये वाली साइड्स ली जाती हैं, और इसके अपोजिट ये होता है वेस्ट, और इसके अपोजिट होता है साउथ। ये एक्सिस चार्ट है। अगर इसको थोड़ा सा टर्न कर लें, थोड़ा सा टर्न कैसे कर लें, टर्न करने के बाद में अगर आप ऐसे घुमा लेते हैं कि ये साउथ वाला जो एंड है वो इधर आ जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि इसी एक्सिस चार्ट को आपने कैसे घुमाया, क्लॉकवाइज, बस एक टर्न घुमाया तो साउथ यहाँ आ जाएगा, वेस्ट यहाँ आ जाएगा, नॉर्थ यहाँ आ जाएगा, ईस्ट यहाँ आ जाएगा। ओके, तो उसी हिसाब से यहाँ पर इसको अंडरस्टैंड किया गया। तो देखिए ये वाली साइड हो जाएगी साउथ, और ये वाली साइड क्या हो जाएगी, नॉर्थ। इसी तरह से आपका जो है वो वेस्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ, तो ये है आपका वेस्ट और नीचे है आपका ईस्ट। ये आपको याद रखना है। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप साइड में ऐसा वाला एक्सिस चार्ट बना के याद रख सकते हैं। तो ऑर्स्टेड के पास कैसा सर्किट था, ऐसा सर्किट था। तो ऑर्स्टेड वाले सर्किट में आप देख रहे हैं कि बैटरी है, वायर है, स्विच लगा है, और नीचे मैग्नेटिक निडल है। ओके, तो इसको आपको डायग्राम को बनाना है। तो फर्स्ट मेक द डायग्राम, ओके, देन आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग। सो आई होप यू हैव मेड दिस। अब आपको क्या करना है, इसमें इसके जो पॉइंट्स हैं उनको समझना है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो इसमें आपको करना ये है कि सबसे पहले आप इसको एक्सप्लेन करेंगे कि उन्होंने अरेंजमेंट कैसे किया था। सबसे पहले स्टार्टिंग से जब आपने लिखा ऑर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट,
उसके बाद आप बताएंगे कि वन डच साइंटिस्ट, डच जो है वो प्लेस के नेम पर है, डच साइंटिस्ट थे ये, और इनका पूरा नाम था हैंस क्रिश्चियन, स्पेलिंग्स जो है वो मैंने यहाँ लिख दी हैं, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट and by which he got the result of magnetic effect of electric current. तो उसके बाद फिर आप लिखेंगे कि to perform Orsted's experiment the following components or instruments are needed. तो उसमें one basic electric circuit and one compass needle. Then he placed compass needle बिलो द इलेक्ट्रिक सर्किट, ऊपर इलेक्ट्रिक सर्किट रखा है, नीचे कंपास निडल। तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, मैंने आपको बताया कि कोइंसिडेंटली उनसे एक्सपेरिमेंट हो गया था, एक्चुअली उन्होंने किया नहीं था ऐसा, वो किसी दूसरी चीज का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उनकी जो टेबल थी ना, उस टेबल पर ये ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट ऊपर रखा था और निडल किसी दूसरे पर्पज से, किसी दूसरे काम के लिए उसके नीचे रखी होगी। तो ऊपर इलेक्ट्रिक सर्किट था और नीचे निडल थी। तो जैसे ही उन्होंने अपने काम के लिए स्विच ऑन किया इलेक्ट्रिक सर्किट का, उन्हें नहीं पता था कि निडल पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो जैसे ही इन्होंने इसको ऑन किया तो निडल अपने आप से जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। मतलब निडल अभी जो है वो इस पोजीशन में रखी है, उसका साउथ इधर है, नॉर्थ इधर है। ये जो मैग्नेटिक कंपास है ये किस डायरेक्शन में मोशन करती है, ये ऐसे ऊपर या नीचे डिफ्लेक्ट कर सकती है, ऊपर जा सकता है या नीचे, और नॉर्थ भी ऊपर या नीचे जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से रोटेट नहीं कर रही है हॉरिजॉन्टली, ये वर्टिकली मोशन करेगी। तो जैसे ही उन्होंने स्विच ऑन किया तो इसकी जो पोजीशन थी सीधी, वो सीधी पोजीशन की जगह इसकी पोजीशन ऐसे हो जाती है, इसके जो एंड्स है ना वो बदल के इस पोजीशन में आ जाते हैं। इसका जो नॉर्थ था वो ऊपर की तरफ आ गया, किस डायरेक्शन की तरफ चला गया, वेस्ट की तरफ। ओके, तो थोड़ा सा आपको जो है वो ये ध्यान रखना है। तो इसमें आप बताएंगे कि ये चीजें थी और ऐसा अरेंजमेंट था। उसके बाद फिर आपको ये बताने हैं कि एक्टिविटी में क्या क्या स्टेप्स थे और कैसे वो परफॉर्म हुई। तो उसके बाद आप लिखेंगे कि व्हेन ही स्विच्ड ऑन द सर्किट देन ही गॉट द फॉलोइंग कंक्लूजन्स। तो सबसे पहला जो है वो आप सबसे पहले स्टेप वाइज 4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। तो उन 4 पॉइंट्स पे सबसे पहले लिखेंगे कि व्हेन, सबसे पहला जो आपका पॉइंट है वो ये है कि सर्किट में ध्यान रखिएगा जो करंट की डायरेक्शन है वो कैसी डायरेक्शन है, प्लस इधर है माइनस इधर है। तो या तो आप इस डायरेक्शन को बोल सकते हैं क्लॉकवाइज, इस तरह से करंट फ्लो हो रही है, या आप दूसरी एक और चीज बोल सकते हैं, सर्किट में करंट जो है इधर साउथ है, देखिए ये साउथ है, ये नॉर्थ है, और साउथ से नॉर्थ की तरफ करंट जा रही है। तो करंट जो है वो सर्किट में किधर फ्लो हो रही है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो उसमें आप बताएंगे कि व्हेन करंट इन द सर्किट इज फ्लोइंग साउथ टू नॉर्थ एंड सर्किट इज प्लेस्ड ओवर द निडल, ओवर मीन्स सर्किट जो है वो निडल के ऊपर है, सर्किट इज प्लेस्ड ओवर द निडल, देन निडल गेट्स डिफ्लेक्शन वेस्टवर्ड्स। तो निडल ने किधर डिफ्लेक्शन किया था, तब ये सीधी वाली जो निडल है जैसे ही स्विच ऑन किया गया इस कंडीशन में, किस कंडीशन में, अगेन आई एम रिपीटिंग, साउथ से नॉर्थ करंट फ्लो हो रही थी और सर्किट निडल के ऊपर रखा था। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। तो जैसे ही स्विच ऑन किया गया तो ये जो हॉरिजॉन्टल, ये जो स्ट्रेट वाली निडल थी, इसने कैसे डिफ्लेक्शन किया, वेस्ट वर्ड्स चली गई, इसका जो नॉर्थ वाला एंड है वो उठकर ऊपर की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पर आपको ये चीज भी दिखानी पड़ेगी। तो थोड़ा सा, एक तो निडल को आपने स्ट्रेट बनाया ही है, और दूसरा आपको एक पोर्शन इसका जो है वो ऐसे भी दिखाना पड़ेगा। ये डॉटेड लाइन से दिखाएंगे क्योंकि आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा ना कि ये जो निडल है वो आपकी वेस्ट वर्ड्स चली जाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसे करके हाफ पोर्शन इसका, इस चीज को बहुत प्रॉपर्ली बनाना है कि ऐसा ना लगे यहाँ पर कि बहुत सी चीजों का मिक्सचर है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो चाहे तो अलग अलग पेन्स यूज कर लीजिएगा या ऐसे डॉटेड लाइन से बस ये दिखाना है सीधी निडल इस पोजीशन में आ जाती है, पहले ऐसे थी और फिर ऐसे हो जाती है। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट आप ये बताएंगे कि व्हेन करंट इन द सर्किट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड सर्किट इज प्लेस्ड ओवर द निडल, देन निडल गेट्स डिफ्लेक्शन वेस्टवर्ड्स, निडल किधर चली जाती है, वेस्ट की तरफ। ओके, तो इस पॉइंट को आप, क्योंकि आप अभी आप पढ़ रहे हैं हो सकता है याद रहे और बाद में आप भूलने लगे, तो उसके लिए एक वर्ड बनाया गया इसको याद रखने का। दिस कैन बी रिमेम्बर्ड बाय अ वर्ड, वर्ड होता है स्नो। स्नो में सारी बातें आ जाती हैं, कैसे,
ये जो S और N है ये बता रहे हैं कि करंट इन द सर्किट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। O बता रहा है सर्किट इज प्लेस्ड ओवर द निडल, और W बता रहा है कि निडल गेट्स रिफ्लेक्शन वेस्टवर्ड्स। ओके, तो ये चार चीजें आपको यहाँ से अपने आप से याद हो जाएंगी। ये पॉइंट आप इसमें लिख भी सकते हैं कि दिस कैन बी रिमेम्बर्ड बाय द वर्ड स्नो। ओके, तो पहला स्टेप तो आपका ये है, पहला पॉइंट। बाकी के पॉइंट्स इसी से रिलेटेड हैं, क्योंकि अब जब उन्होंने पहली बार ऑस्टेड ने देखा कि ऐसा हुआ, तो उन्होंने फिर इसमें चेंजेस करना स्टार्ट करे। क्या हर एक कंडीशन में मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है, जो सर्किट है, जो वायर है, क्या हर एक कंडीशन में प्रोड्यूस करेगा? तो थोड़ी सी सबकी पोजीशंस को चेंज करके देखा। तो दूसरा पॉइंट ये था कि उन्होंने क्या करा कि ये जो बैटरी के टर्मिनल्स थे ये चेंज कर दिए। यानी कि पहले आप बता रहे थे कि करंट किधर फ्लो हो रही है, साउथ से नॉर्थ की तरफ, अब की बार करंट को उन्होंने किधर कर दिया, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो जब आप पहला पॉइंट लिख चुके होंगे तो उन्हीं में चेंजेस करते जाइएगा। जैसे आप ये बताएंगे कि व्हेन करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ या एंटी क्लॉकवाइज, देन, और जो सर्किट है वो हमेशा एक एक चेंज एक बार में करेंगे ना, सर्किट ऊपर ही रखेंगे, अभी सर्किट को बाद में नीचे रखेंगे जब ये वाला चेंज फिनिश हो जाएगा। तो सर्किट इज प्लेस्ड ओवर द निडल, ये वाला पॉइंट वैसे ही है। तो क्या हुआ उस कंडीशन में, देन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट, देन द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द निडल इज रिवर्स्ड। निडल जिधर डिफ्लेक्शन कर रही थी उसकी अपोजिट डिफ्लेक्शन करेगी। या फिर आप ये बता सकते हैं कि देन द निडल गेट्स डिफ्लेक्शन ईस्टवर्ड्स। पहले वो वेस्टवर्ड्स कर रही थी, अब की बार में ईस्टवर्ड्स करेगी। तो ऑर्स्टेड को एक और नया पॉइंट मिला, यानी कि सर्किट में अगर करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन बदल देते हैं तो निडल के डिफ्लेक्शन की भी डायरेक्शन बदल जाती है। तो इसका मतलब एक चीज और पूरी तरह से क्लियर हो गई कि जो मैग्नेटिज्म आ रहा है सर्किट में, दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की उसकी डायरेक्शन बदल रहे हैं। तो फिर इसका मतलब मैग्नेटिज्म जो है वो भी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज चेंज कर रहा है और निडल का डिफ्लेक्शन बदल जा रहा है। ओके, तो ये एक पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा स्टेप ये था। थर्ड स्टेप आपका क्या था, अब की बार में उन्होंने क्या चेंज किया। अब देखिए पहला वाला जो चेंज था, यानी कि साउथ टू नॉर्थ से नॉर्थ टू साउथ किया था, उसको हमें दोबारा से वही करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम दूसरा चेंज कर रहे हैं। वो चेंज क्या है कि नाउ सर्किट इज प्लेस्ड बिलो द निडल, ठीक है। अब क्या किया कि नाउ द करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड सर्किट इज प्लेस्ड बिलो द निडल। अब सर्किट को निडल के नीचे रख दिया। तो पहली बार में करंट कैसी डिफ्लेक्शन कैसा था, वेस्टवर्ड्स, जब साउथ टू नॉर्थ था। तो अब सर्किट को नीचे रख देने से फिर से ईस्टवर्ड्स हो गया। तो यानी कि क्या होता है कि आपको अगर डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन बदलनी है तो या तो आप बैटरी के टर्मिनल्स बदल सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, पोजीशन को भी बदल सकते हैं। तो दोनों चेंजेस से क्या हो रहा है, कोई भी चेंज आप करेंगे तो हमेशा तुरंत जो है वो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तीसरा पॉइंट ये था। चौथा पॉइंट आपका ये था कि इफ द सर्किट इज स्विच्ड ऑफ, अगर इसको स्विच ऑफ कर देते हैं तो निडल का डिफ्लेक्शन बंद। तो इसका मतलब कि जो पूरी तरह से जो इलेक्ट्रिक करंट है दैट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नेटिज्म। तो इफ वी स्विच ऑफ द सर्किट देन निडल टेक्स इट्स इनिशियल पोजीशन। तो ये चार पॉइंट्स जो थे, चार कंक्लूजन जो थे, उससे ऑर्स्टेड ने ये पहचाना कि मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो करता है इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो नोट डाउन इट। So I hope the points of Orsted's experiment are clear to you. और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया, देन अगेन यू कैन आस्क। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ कि सर्किट को इस तरह से डिजाइन करने के बाद सबसे पहले साउथ टू नॉर्थ करंट थी, सर्किट ओवर था निडल के, और निडल ने वेस्ट वर्ड्स डिफ्लेक्शन शो किया था। दूसरा पॉइंट था कि करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन चेंज की तो निडल ने डिफ्लेक्शन ईस्ट वर्ड्स किया। तीसरा पॉइंट था कि सर्किट को अगर निडल के नीचे रखेंगे तो भी डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन बदल जाती है। चौथा पॉइंट था अगर सर्किट को स्विच ऑफ कर देते हैं, करंट को स्विच ऑफ कर देते हैं तो निडल का डिफ्लेक्शन नहीं होता है। अब देखिए चेंजेस अगर हम सब एक साथ करते हैं तब क्या होगा। मान लीजिए अगर ऐसा ही क्वेश्चन आ जाता है तो सर्किट पहले ऊपर था, निडल वेस्टवर्ड्स डिफ्लेक्शन कर रही थी और साउथ टू नॉर्थ करंट थी। अब मान लीजिए आपने करंट नॉर्थ टू साउथ कर दी, निडल ने किधर डिफ्लेक्शन किया, ईस्टवर्ड्स।
अब इसी नॉर्थ टू साउथ वाले सर्किट को आपने नीचे रख दिया तो कैसा डिफ्लेक्शन होगा, तो जस्ट अपोजिट जो पहले वाले केस में था उसका। तो यानी कि नॉर्थ टू साउथ में कैसा कर रही थी, ईस्ट वर्ड्स, नॉर्थ टू साउथ वाले को नीचे रख दिया तो फिर अपोजिट, यानी कि फिर से कैसा करने लगेगी, वेस्ट वर्ड्स। तो आपको बस ये सोचना है कि जो भी चेंज आप कर रहे हैं उसमें पहले वाली कंडीशन का अपोजिट डिफ्लेक्शन होगा। तो उसको बहुत इजी है याद रखना, टफ नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस जो है वो आपकी चाहिए होगी इसमें। ओके, तो ये आपका ऑर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट जो है वो फिनिश हो गया है। और ऑर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट के बाद में आपका जो टॉपिक आएगा वो टॉपिक आएगा आपका मैग्नेट। मैग्नेट क्या होती है, मैग्नेट क्या होती है ये तो आपको पता है, और मैग्नेट कितने टाइप्स की होती है, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या हैं, ये सब कुछ आपको बताना होगा। तो मैग्नेट, एक्चुअली मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस था जो है स्टोन टाइप से था, जो सबसे पहले इसकी इन्वेंशन हुई थी। जो इन्वेंशन क्या है इसके बारे में जो पता चला था, तो एक प्लेस पर एक ऐसे स्टोन्स पाए जाते थे जो अपने ही जैसे दूसरे टाइप के स्टोन्स को अट्रैक्ट या रिपेल करते थे, और या फिर आयरन से बनी हुई चीजों को अट्रैक्ट करते थे, उनको मैग्नेट नाम दिया गया। तो एक्चुअली उनमें ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं कि वो ये अट्रैक्शन या रिपल्जन शो करते हैं। तो मैग्नेट को आपको डिफाइन नहीं करना है, हेडिंग लिख देना है। उसके बाद आता है आपका टाइप्स ऑफ मैग्नेट। तो टाइप्स ऑफ मैग्नेट आपको बनाकर दिखाने पड़ेंगे, तो बस डायग्राम और डिफाइन नहीं करना होगा, बस डायग्राम और उसका नेम। जैसे सबसे पहले आप लिख देंगे बार मैग्नेट, और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इसको डिफाइन कर दें कि इट इज in the shape of a bar and it has two poles north and south, it may be colorful। तो इसमें आप जो है वो इस तरीके से प्रॉपरली बनाकर शो कर दीजिएगा, ऐसे करके नॉर्थ और साउथ। उसके अलावा जो है वो आप मैग्नेटिक निडल जैसे मैंने अभी बनाई थी, तो उसका शेप जो है वो कुछ इस तरीके से होता है। तो ये दो टाइप की होती है मैग्नेटिक निडल, या तो मैग्नेटिक निडल जो है वो किस प्लेन में डिफ्लेक्शन कर रही है, जैसा मैंने आपको बताया कि या तो ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन करेगी इस तरह से, और कुछ मैग्नेटिक निडल्स जो है हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन भी करती हैं, वो आपको शो नहीं करना है, बस मैग्नेटिक निडल को यहाँ पर बना देना है। ओके, तो ये आई आपकी मैग्नेटिक निडल। मैग्नेटिक निडल के बाद एक आती है बॉल मैग्नेट। बॉल जैसा कि नेम से क्लियर है, बॉल शेप्ड होती है। जब बॉल शेप्ड है तो इसके पोल्स कैसे पता चलेंगे, तो उसके प्लेन के अकॉर्डिंग, जैसे इसमें जो हाफ पोर्शन है ये बन जाता है नॉर्थ, जो हाफ पोर्शन है वो बन जाता है साउथ। कहीं भी आप यहाँ से यहाँ तक टच कराएंगे तो वो जो है वो जो भी पोल है उसका अपोजिट है तो अट्रैक्ट करेगा, और अगर सिमिलर है तो रिपेल करेगा। तो आपको मैग्नेट लिखना है, उसके टाइप्स लिखना है, और उसके बाद आपका जो हेडिंग आता है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है आपका प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट में आपको मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज बतानी है। जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी मैग्नेट की कहलाती है डायरेक्टिव। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, डायरेक्टिव का मतलब होता है कि जब एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, जैसे ये एक बार मैग्नेट है मान लीजिए, या मैग्नेटिक निडल जो भी हो, फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो हमेशा ये थोड़ा सा तिरछा होकर रुकती है। आप देख लीजिएगा सस्पेंड करा के, कि आप ऐसे करके हैंग कर दीजिए मैग्नेट को तो वो सीधा ऐसे नहीं रुकेगी, इस डायरेक्शन में थोड़ा सा जो है वो स्टे करती है। तो उसमें आप लिखेंगे कि आप फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज स्टेज इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ। तो नॉर्थ साउथ इसलिए होती है, उसका रीजन अर्थ मैग्नेटिज्म है। अर्थ जो है वो कुछ मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी शो करती है, वो आप 12th में स्टडी करेंगे। अर्थ के पास अपना एक मैग्नेटिज्म होता है, तो मैग्नेट का मैग्नेटिज्म और अर्थ का तो वही पोल्स की बात है कि अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं रिपेल कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो ये जो सस्पेंडेड मैग्नेट है इसकी डायरेक्शन अपने आप बदल जाती है। तो बस आपको इसमें डायरेक्टिव में लिख देना है कि फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही स्टे करती है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो होती है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि मैग्नेट हमेशा आयरन ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है, लेकिन अगर अट्रैक्शन ऐसा हो जैसे ये मैग्नेट है, इससे ये आयरन पीस अट्रैक्टेड है, ठीक है, और उसके बाद एक और आयरन पीस जो है वो दूसरी आयरन पीस को डायरेक्ट मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं कराया, दूसरे वाले आयरन पीस से टच करा दिया, तब भी वो अट्रैक्ट हो जाएगा। यानी कि
जो मैग्नेट है वो इनडायरेक्टली भी अट्रैक्शन शो करती है। मैग्नेट से एक आयरन पीस अट्रैक्टेड है और उसी आयरन पीस में अगर आप दूसरा आयरन पीस टच करा दें तब भी वो उससे स्टिक हो जाएगा। तो इसका मतलब जो मैग्नेटिज्म है वो ट्रांसफर हो जाता है दूसरी बॉडीज को, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि मैग्नेट जो है वो अट्रैक्ट आयरन ऑब्जेक्ट्स एंड इट कैन अट्रैक्ट द आयरन ऑब्जेक्ट्स इनडायरेक्टली ऑल्सो, मीन्स कि अगर एक आयरन ऑब्जेक्ट से दूसरा आयरन ऑब्जेक्ट टच करा देते हैं तब भी उससे अट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी कहलाती है। वैसे अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी बस इतनी भी हो सकती है कि इट अट्रैक्ट्स आयरन ऑब्जेक्ट्स, ओके। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि मैग्नेट के जो लाइक पोल्स होते हैं, सिमिलर पोल्स होते हैं, वो हमेशा रिपेल ईच अदर, और जो उसके अपोजिट पोल्स होते हैं अट्रैक्ट ईच अदर। तीसरा पॉइंट आपको ये लिखना है। चौथा पॉइंट ये आता है कि मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं वो हमेशा ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, वो हमेशा पेयर्स में रहते हैं, कभी भी उनको अलग नहीं किया जा सकता। इसका मतलब कि एक जो आपकी ये बार मैग्नेट है जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं, अगर आप इसको ब्रेक कर देते हैं, आप चाहेंगे हम साउथ वाला पोर्शन अलग कर लें, इसको यहाँ से ब्रेक कर दिया आपने, तो भी जो नई मैग्नेट बनकर आएगी उसमें अपने आप से ऑटोमेटिकली एक साइड नॉर्थ बन जाएगी, दूसरी साउथ बन जाएगी। तो उसमें आपको लिखना है कि मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, कभी भी उनको अलग नहीं कर सकते। तो यहाँ तक का जो टॉपिक है वो आपको आज स्टडी करना है। इसके बाद नेक्स्ट टर्न से हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, ओके। So revise it properly, write it properly, and if any problem is there, then ask. Thank you.